बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सबसे पहले स्टोरी शामिल करेंगे तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से एहतसाब अदालत में जिसकी समाअत हुई है और एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तमाम जायदाद जब्तगी के अहकामात जारी कर दिए हैं। इससे पहले एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया और अब जायदाद जब्तगी के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जायदाद जब्तगी के हवाले से आज एक रिपोर्ट भी कोर्ट में जो है वो जमा हुई है और उस रिपोर्ट के हवाले से अगर आपको बताएं, नवाज शरीफ की 1650 केनाल अराजी जो है वो लाहौर में मौजूद है, मरी में एक बंगला है, इसके अलावा शेखुपुरा में 102 केनाल अराजी मौजूद है, मर्सिडीज़ है, लैंड क्रूजर्स हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, इसके अलावा जो अकाउंट है उसमें मुल्की और गैर मुल्की रकूम है। इस हवाले से जो है अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि इनकी तमाम जायदाद जो है जब्त कर ली जाए। दूसरी जानिब देखें तो नवाज शरीफ हमें भरपूर तरीके से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले रहे हैं, पार्टी कायदीन से खिताब कर रहे हैं, पार्टी कारकुनों को एड्रेस कर रहे हैं और एक जारहाना रवैया अपनाया हुआ इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ ने नाजरीन लंदन में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। लंदन में उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उसके दौरान उनके मुंह से एक बात निकली, वो क्या थी आपको सुनवाते हैं। एटमी कुव्वत अल्लाह के फजल करम से बनाया हमने। JS-17 हमने माशाल्लाह बनाया चाइना के साथ मिलकर। और ये जो जितने भी आपके जो इस वक्त ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए। और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके जी। अमेरिका ने एक मिसाइल जो इसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है वो अफगानिस्तान में मारा था, जो गिर गया बलूचिस्तान में, उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने करवाया और हमने आधे से ज़्यादा मिसाइल जो हैं बनवाए और फ़ौज को हमने ख़र्चा दिया ताकि तमाम चीज़ें ये तैयार की जाए, ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से क्लेम किया गया है। लेकिन इसके बाद एक बहस छिड़ गई और वो बहस ये है, क्या ये बातें तमाम मीडिया के लिए या पब्लिक के लिए होनी चाहिए? ये वो चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं एक नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स होते हैं जिनको आपको रिवील इस तरह से नहीं करना चाहिए पब्लिक में। इस पर डिबेट हो रही है, क्या नवाज शरीफ को ये राज फाश करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। इस पर मैं अपने मौजूद मेहमान ग्रामी जिनका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI से रुकने कौमी असम्बली हैं। अली गौहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा कि नवाज शरीफ साहब का ये जो स्टेटमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है मामला कि मियां साहब ने अपने ज़ाती मफादात के लिए कभी भी रियासत का साथ नहीं दिया। रियासत की सिक्योरिटी को हमेशा उन्होंने दांव पे लगाया और पिछली 2 दहाइयों से जब सरफ के साथ इनके मसाइल हुए, इन्होंने अपने मामलात को कभी नहीं देखा कि इनका हर किसी के साथ क्यों सींग फंस जाता है। लेकिन इन्होंने फौज पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि आप कह लीजिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान और वो साजिशें बेशुमार हैं, मतलब कोई एक नहीं। अब ये बहुत बड़ा दुख होता है जब आप समझें कि एक आदमी क्लेम करे कि मैं कौमी लीडर हूं और वो इस तरह की बातें करे जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो आपकी मुतासर हो या आपके दोनों को उससे फायदा पहुंचे। तो फिर आप इस बात के लीडर आपको अपनी आंखों पे पर्दा आपकी जात अपने जाती आदात में और हर चीज को
कि ये कोई ऐसा बात नहीं करेंगे, लेकिन के बावजूद इन्होंने ये बात की। तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल मज़म्मत है, इस तरह की हरकतें दुरुस्त नहीं हैं। ये आगे रियासत इसका कैसे नोटिस लेती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन है जितने भी इन्होंने पिछले दिनों, आप डॉन लीक्स का किस्सा कह लीजिए या बॉम्बे के मामलात पे कह लें कि जनाब इन्होंने बॉम्बे का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहिए था, या पठानकोट का किस्सा था, उसको उन्होंने पाकिस्तान को मुजरिम बना दिया, यहाँ एफआईआर दर्ज करा दी गुजरांवाला में। ये जितने भी काम हैं, ये मुल्क को दूसरों के सामने मुजरिम बना के पेश करने वाले काम हैं। और दुख इस बात का होता है कि आप उस मुल्क के सामने हमें मुजरिम बना के पेश करते हैं जिसने इस मुल्क में 70,000 लोग कत्ल करवाए अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठ के। उसके बारे में तो किसी ने कोई दुख नहीं रोया कि जो 70,000 यहाँ मारे गए, वो टेररिज्म जो अफगानिस्तान से यहाँ हो रहा था और उसके सबूत थे, भारत करवा रहा था। ठीक। उसके साथ साथ कलभूषण का किस्सा था, उसकी मनी ट्रेल थी, उसका तो जिक्र आपने कभी ना किया। और अपने ही मुल्क को भारत के सामने मुजरिम बना बना के आप पेश करते रहे। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? तो मैं नहीं समझता कि मियां साहब जो है वो उनकी इस्लाह हो सकती है, क्योंकि ये काम उन्होंने बहुत अरसे से शुरू किया हुआ है। ये एक बुग़्ज़ वाले आदमी की सोच है कि उसके अपने अंदर एक ऐसी दुश्मनी भर गई, क्योंकि आज भी बात जब करते हैं, पिछली तकरीर आप सुन लें ठीक। कि जी आपके वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से बंदूक निकाला की गया, नाली बिल्कुल के बिल्कुल, वो नोक पे चीजें निकाला ऑन गया, रिकॉर्ड हैं, वो अपना बिल्कुल। दुख नहीं भूल। लेकिन आफ्ताब ये कि ये जी जी, लीडर्स का काम नहीं होता। लीडर जो है वो कौम को गाइड करते हैं, अपने दुख तो नहीं रोते रहते। ठीक तो है। ये सारा एक बुग़्ज़ है जिसकी वजह से मुल्क बहुत नुकसान उठा रहा है, हमारा राइट। नजर आते हैं। आफ्ताब जहांगीर हालांकि साहब से उन्हें उनका वर्जन ले लेते हैं। आफ्ताब दूसरों के साहब लिए क्या, मुझे ये बताएं कि इनकी इस टाइम आज पे ये आपके चीजें रिवील करना क्या मकसद है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जैदी। बात यह है कि ये एक हुक्मरान की ज़िम्मेदारी होती है, एक जो जिस पार्टी की हुकूमत हो, जो लोग इक़्तिदार में हों या किसी भी इदारे के सरबराह हों, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें, लेकिन उसकी तशरीह नहीं की जाती। आज जो कल उनका जो आपने बयान जिसको आपने अभी दिखाया भी है, उसमें आपने ये महसूस किया कि वो फ़ौज के अंदर भी डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी एक जो खंदक में बैठने वाला फ़ौजी वो तो मुझे बड़ा कबूल है, लेकिन वो जो ऊपर की लीडरशिप है वो मुझे कबूल नहीं है। तो बग़ैर लीडरशिप के, अगर मैं भी इसी तरह कहता हूँ कि मुझे वो वर्कर मुस्लिम लीग का बहुत अजीज़ है, मैं उसको सलूट करता हूँ, लेकिन मुझे ऊपर के चंद लीडर जो हैं वो कबूल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लीडरशिप ही जो होती है वो मेन किरदार होती है। अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो, लीडरशिप ऑनेस्ट हो, लीडरशिप के अंदर विजन मौजूद हो, तो वर्कर के तक उसकी ये विजन जाता है। और हमारी फ़ौज का कमाल ये था कि नीचे का एक सिपाही से लेकर और एक जर्नल तक वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। उसका आज तक देखें, उस इदारे की कामयाबी, उसका इदारे की मजबूती इस बात की ज़ामिन है कि वो फ़ौज एक पेज के ऊपर है। उसने पाकिस्तान की दफ़ा के लिए पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने दी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शख्स अगर कमज़ोर जहन का हो और वो अगर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए भी अपनी लाइन छोड़ दे, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसको हुक्मरानी का भी हक़ हासिल नहीं है। ठीक है नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर PMLN से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे इस हवाले से, मुस्लिम लीग नून क्या समझती है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको डिस्कस करना चाहिए। और एक और स्टोरी का जिक्र करेंगे, वो कामरान खान साहब की है और 1998 की है। वो क्या स्टोरी आपको बताएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और नवाज शरीफ ने जो कल स्टेटमेंट दी है वो पब्लिक डिबेट बनी हुई है, सोशल मीडिया पे उस पर तस्करा हो रहा है क्रूज़ मिसाइल के हवाले से। क्या नवाज शरीफ ने कौमी राज फाश किया है या नहीं, इस पर PMLN का क्या मौक़िफ़ है वो जानेंगे। और फिर हमें ज्वाइन किया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़िया कार हैं, बहुत मशकूर हूँ मैं उनका, उन्होंने हमें टाइम दिया है। पहले PMLN से इनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अली गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई है नवाज शरीफ की जानिब से? यह बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस तरह की स्टेटमेंट क्या देनी चाहिए थी?
देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार, मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स और मियां नवाज शरीफ साहब का हर फेल जो है वो इस मुल्क और कौम के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी एफर्ट है। मियां साहब का हर कॉल और फेल जो है वो इस मुल्क और कौम के ऊपर उन्होंने निछावर किया है, अपनी ज़ात को, अपनी सियासत को और अपनी कुर्बानियों को जो है वो मुल्क और कौम के ऊपर निछावर किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। ये मियां नवाज शरीफ साहब वो हैं, उनकी बातों से कीड़े वो लोग निकाल रहे हैं जो आज पाकिस्तान की खिदमत की बजाय पाकिस्तान में साजिशें कर रहे हैं। और ये वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं। जब धमाके किए गए तो एटमी धमाकों के दौरान आपको पता है कि जिस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट उन्हें लालच दे रहा था तो उन्होंने अरबों डॉलर अपने पांव की नोक के ऊपर ठुकरा के पाकिस्तान के लिए इस बात पर डट गए कि नहीं, हम किसी लालच में नहीं आएंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और हम धमाके करेंगे। उसके बाद पता है आपको जो मियां नवाज शरीफ टाइम की बेशुमार अचीवमेंट हैं, उन्होंने फौज को किस तरह से पाकिस्तानी फौज को हर तरह के जदीद असला से लेस किया और वो जो थंडर तैयारे थे वो मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा है। तो लिहाजा जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के बयान से कीड़े निकाल के उनकी किरदार कशी करना चाहते हैं, उनको होश के नाखन लेना चाहिए, वरना उनका कच्चा चट्ठा मेरे पास भी है। अगर इजाजत दे तो मैं भी बयान कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये क्या किया जा रहा है। आज आप देखें, क्या जो पाकिस्तान के जनरल जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की, पाकिस्तान के वो जनरल जो हमारे आईएसआई के सरबराह रहे, आज पाकिस्तान से रिटायरमेंट के बाद जबकि वो पाकिस्तान में थे धरने के दिनों में, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब को कहते रहे कि आप इस्तीफा दे दें। और आज आप पता करें कि वो भाई साहब खुद दुबई में अंग्रेजों के किसी फर्म में मुलाजिम है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन से अरबों रुपए कमा के अब आप पता नहीं किसकी जॉब कर रहे हैं और आपके क्या अज़ाइम है। मैं किसी की भी हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि बातों से कीड़े नहीं निकालने चाहिए। ठीक। मियां नवाज शरीफ जैसा वफादार सिपाही पाकिस्तान की तारीख में कम ही पाकिस्तान को मुयस्सर आया है। ठीक और हो गया। अब भी हमें ये कैदोबंद की जो सोचते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब का रास्ता नहीं रोक सकती इंशाल्लाह। रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई की जानिब बढ़ूंगा। रहीमुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रहीम साहब, कामरान साहब ने एक स्टोरी की थी और वो कामरान साहब की स्टोरी क्रूज़ मिसाइल के हवाले से थी, बैक इंजीनियरिंग के हवाले से थी, जो दागा गया अफगानिस्तान पे लेकिन बलूचिस्तान पे आके गिरा। तो एग्जैक्टली क्या सूरत हाल थी इस हवाले से? आप चूँकि गहरी नज़र रखते हैं तारीख पर भी, सियासत पर भी, हमें हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, ये अमेरिका के जो बहरी जंगी जहाज थे वो बहर अरब अरेबियन सी में मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने ये क्रूज मिसाइल फायर किए थे और इनका निशाना खोस जो अफगानिस्तान का सूबा है, शुमाली वजीरिस्तान से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप था ओसामा बिन लादेन का, अलकायदा का और बाकी जो मुजाहिदीन थे। और वहीं पर ओसामा बिन लादेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जहाँ मैं मौजूद था। वहाँ पे उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। तो उसके बाद फिर सदर क्लिंटन ने ये हमला किया उस कैंप के ऊपर। लेकिन इसमें से एक जो मिसाइल था वो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के खारान के ज़िले में गिरा था और फिर पाकिस्तानी हुकाम ने उसको अपनी तहवील में ले लिया, अमेरिका को इत्तला भी कर दी थी और फिर मेरे ख्याल में अमेरिकी भी आए थे। तो अब ये जो दावा हो रहा है कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की और ये मिसाइल खुद बनाए, उस वक्त भी इस तरह की चहमा गोइयाँ थी और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये राज जो है ये चीन के साथ भी शेयर किया है और चीन भी इस तरह के मिसाइल बनाएगा। लेकिन ये है कि इन बातों की तस्दीक कभी नहीं हुई कि वाकई ऐसा हुआ है। पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की है या चीन ने की है, यानी अमेरिका ने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया बल्कि पाकिस्तान के ताउन को सराहा
कि पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में ये मिज़ाइल इनके इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान ने उसकी इजाज़त दी, पाकिस्तान में मिज़ाइल गिरा, पाकिस्तान ने उसको फिर वापस कर दिया अमेरिका को। तो मेरे ख्याल में ये जब अगर कोई हमारे साबका हुकाम, साबका वज़ीर आज़म इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो इसकी तस्दीक हो जाएगी कि पाकिस्तान ने वाकई ऐसा किया है और ये पाकिस्तान के लिए मसला भी इसकी वजह से पैदा हो सकता है। अमेरिका ज़ाहिर है पहले भी पाकिस्तान के ऊपर शक करता है, अब अगर वाकई ऐसा है और वाकई नवाज शरीफ का दावा ठीक है तो अमेरिका मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर शक करेगा। रहीमुल्लाह साहब, कितनी सेंसिटिव स्टेटमेंट थी जो ये दी गई है और क्या ऐसी स्टेटमेंट साबिक वज़ीर आज़म को देनी चाहिए थी? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त काफ़ी जो है गुस्से में है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी, उसका मुकाबला करेंगे। तो वो इस मिसाइल के मसले को बतौर अपने एक कारनामे के पेश कर रहे हैं कि मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और ये यानी मैंने पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तानी इदारों को मजबूत किया। अब देखिए ना, ये जो एटम बम का धमाका जो पाकिस्तान ने किया था मई 1998 में, तो उस वक्त तो आप देखें कि यानी सब इसको मानते हैं कि ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, उन्होंने दबाव बर्दाश्त किया और धमाके किए, तो वो कोई राज नहीं है, वो एक खुली बात है। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल का मसला है, ये अभी तक एक राज था, चमगोइयाँ थी, ठीक है, अफवाहें थी कि शायद इस तरह हुआ है, लेकिन अभी ये खुद अगर साबिक़ वज़ीर आज़म उसकी तस्दीक कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव मामला है। और ये जो भी हमारे वज़ीर आज़म या बाकी बड़े ओहदों वाले लोग होते हैं वो हल्फ उठाते हैं कि वो सरकारी राजों को अफशा नहीं करेंगे और इनके सीने में तो कई राज होते हैं बेशुमार। तो अगर ये इस तरह का वाकई ये हुआ था और ये एक राज था, इसको अफशा करना मेरे ख्याल में इस मौके पर और इन हालात में ये मुनासिब नहीं। ये राज अफशा करना किसी तौर मुनासिब नहीं था, बिकॉज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप एक हल्फ उठाते हैं जिसकी वफादारी करनी, जिसकी पासदारी करनी आपका कौमी फरीज़ा होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसकी वफादारी और उसकी पासदारी हमें नहीं नज़र आई। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का व्यू है, आप क्या कहेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब? अच्छा देखिए, ज़ाहिर बात ये है कि हम एक रियासत हैं और 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। हम कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हम एटमी पावर भी हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। तो हमें तो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मतलब ज़िम्मेदार कौम की हैसियत होनी चाहिए। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस तरह बड़े किसी भी आम फोरम पर खुलेआम खड़े होकर बातें करने लग जाएं और बताने लग जाएं कि जी ये चीज़ फ़लानी जगह पर पड़ी है और ये फ़लानी जगह पर पड़ी है, ये मेरा बड़ा कारनामा है। देखें, मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं कि जी छोटी सी भी जिम्मेदारी अगर आपको दी गई है उसको पूरा करना है। आप किसी इदारे में काम करते हैं तो पहले एक हल्फ उठाते हैं, उस इदारे के वफादार रहेंगे, चाहे वो आपका प्राइवेट इदारा हो या एक सरकारी इदारा हो। उस हल्फ की पासदारी करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर दूसरा, मुझे जो ख़तरे की बात लग रही है ना, ये देखें, ये तो एक है, आप मुल्क से बाहर हैं। देखें, आप मुल्क से बाहर हैं, आप कहीं पर भी बैठकर कोई भी बातें कर सकते हैं। जब आप मीडिया पे कर सकते हैं तो कहीं पर भी बैठकर अली साहब, ये एतराज़ उठाया जा रहा है, आप मुल्क से बाहर हैं, आप वतन की जो है सालमियत को दाव पे लगा सकते हैं अपने किसी भी बयान से, क्योंकि आप वज़ीर आज़म रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब ने ये एतराज़ उठाया। देखें, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाना तो मेरा ख्याल है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से और जिस खूबसूरती के साथ इस मुल्क की खिदमत की, ये सवाल कर लें यही बयान अगर आप कर सकते हैं, अली साहब सुन रहे हैं। देखें कि हजारों एटमी धमाके किए, हजारों किलोमीटर मोटरवेज
और पाकिस्तान में सी पैक जैसा जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, अली साहब ये पाकिस्तान राइट अली साहब ये पीटीआई वाले आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अली भाई मेरे दोस्त हैं। अली भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यही बयान नवाज शरीफ की जगह किसी और ने दिया होता तो आपका क्या मौकफ होता? मौकफ ले रहे तो मुझे आप इंटरप्ट ना करें, मुझे चलें आप अपना मौका पूरा करें, फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आके डिबेट को जारी रखेंगे। आप अपना मौका पूरा करें, आपको आके ब्रेक से हम पूरा टाइम देते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये डिबेट जारी है और इस डिबेट में क्या कुछ होगा आगे वो आपको बताएंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी उस्मान बुज़दार की मुलाकात MPAs के साथ जो हुई है उस हवाले से भी है। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस पर भी जानेंगे उनका मौक़िफ़। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब स्टोरी शामिल करेंगे मुस्लिम लीग नून के 6 MPAs ऐसे हैं जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद PTI जो मुस्लिम लीग नून है उसने नोटिस लिया, और इस नोटिस के बाद उन्होंने कहा कि ये जो 6 अरकान हैं इनको मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया जाएगा। ये बाकायदा तौर पे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जानिब से साइन हुआ एक लेटर भी जारी हुआ, और अब उन 6 जो अरकान हैं उनकी मुस्लिम लीग नून में गुंजाइश नहीं है। तो अगर एक रुकने कौमी असम्बली अपने वज़ीर आला से मिल रहा है तो क्या उसे ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने वज़ीर आला से मिले और डेली के जो मामलात हैं वो उसके साथ डिस्कस भी करे, उसके साथ बातचीत भी करे? मुस्लिम लीग नून आखिर क्यों कर रही है? क्या तमाम चीज़ें ये नवाज़ शरीफ ने पार्टी की सरबराही जो है कायम रखने के लिए कहा है कि तमाम लोग अब मुझसे इजाज़त के बगैर हर कोई मुलाकात करेंगे? आपने पहले हमने देखा कि नवाज़ शरीफ की जानिब से एलामिया जारी हुआ कि पार्टी के वही लोग मिलेंगे जिनकी मुलाकात अप्रूव्ड होगी सिक्योरिटी फोर्सेस से। अब ये वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी ऐसी बातें की जा रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है? अली साहब से जानेंगे। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब क्यों आखिर? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो आपने खुद ही बताया है कि जिस तरह से उन पार्टीज अरकान को कि जिन्होंने पार्टी के कानूनों ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और उनको शो का नोटिस जारी किए गए, और आपको पता है कि हम वो रवायात डाल रहे हैं जो इंसाफ पे मबनी है और जो मेरिट पे मबनी है। जो भी पार्टी के अरकान पार्टी के बयानिए से बगावत करेंगे, पार्टी के असूलों से बगावत करेंगे, तो उनको कोई हक नहीं। उनको चाहिए कि इस्तीफे देकर वो जो है वो दोबारा किसी और पार्टी, जिस पार्टी की क़यादत पर वो इत्मीद करते हैं, उनके टिकट्स पर इलेक्शन लड़कर आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इनको पता नहीं चले। तो मुझे अली भाई, नवाज शरीफ अली साहब मुझे ये की पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए हैं। अली साहब लेकिन सवाल ये मुझे ये बताएं कि उन 6 जो रुकने कौमी असम्बली थे, अरकान थे, उनका वजीर आला कौन है? देखें, चीफ मिनिस्टर जो है ये पार्टी, असल चीज ये है कि इन्होंने पार्टी के जो लेजिस्लेशन होती है उसमें पाबंद होते हैं कि ये अपने पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो कि इस वक्त हमजा शहबाज साहब हैं, वो मतलब है कि जो वो पार्टी, जो पूरी पार्लिमानी पार्टी हमारी मुस्लिम लीग फैसला करती है, ये असम्बली में पाबंद है कि उन मतलब है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना करें। और इनमें से वो लोग हैं जो बार बार पार्टी की वायलेशन करके दूसरी पार्टी से, चूंकि पीटीआई खुद एक लोटा क्रैसी के जरिए मौजूद वजूद में आई है और ये बाकी पार्टियों से मजीद लोटे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की बिल्कुल हौसला शिकनी होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो। तमाम पार्टी के लोगों को, आपको पता है कि एक दफा पीटीआई के एमपीए थे केपीके के, जिन्होंने सेनेट में वोट नहीं दिए थे, तो इमरान खान ने मीडिया पर आकर
उनको पार्टी से निकाला और उनके नाम राइट, जारी किए थे। ठीक है अली। तो हमने भी पार्टी लेवल पर भी तो किया ये है और आफ्ताब साहब इलेक्शन ये क्या कमीशन में भी मतलब, इनके खिलाफ एक जाएंगे तो उन्होंने इंशाअल्लाह कहा है ताला। कि इनको जो असेंबली की इनकी रुकनीयत है वो भी मंसूख करवाएंगे जी इंशाअल्लाह। जी जी अली। अच्छा अली भाई, एक तो ये लोटा क्रेसी पे जो है ना आपके मुझे अच्छा कमेंट देखिए, चाहिए। मैं एक चीज़ वो आज तक समझने से कासिर हूँ। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपसे कि हम पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं सूबे सिंध के अंदर हूँ, जैसे सूरत हाल पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग के साथ है, वही सूरत हाल हमारे साथ सूबे सिंध के अंदर है। मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं चाहे वज़ीर आला से मिल लूँ, चाहे किसी वज़ीर से मिल लूँ, अगर मैं अपने इलाके के मसाइल के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उनसे मदद लेना चाहता हूँ तो मैं लेता हूँ। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता हूँ बिलावल साहब आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आपकी मदद के बगैर मैं इलाके के मसाइल, अपने हल्के के मसाइल हल नहीं कर सकता। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वो अवाम भी पाकिस्तानी है जिन्होंने हमें भी मुंतखब किया और आपको भी मुंतखब किया। इसी तरह इनके भी साथी हैं 6। हाँ, वो जो मिसाल दे रहे हैं PTI की, अगर तो उन्होंने वोट डाला है आपकी पार्टी की लाइन के बरक्स तो फिर बिल्कुल इजाज़त है। आपको भी तो चाहिए था कि अभी जब हुआ है जॉइंट सेशन, उसमें आपके 30-35 लोगों ने आपके अगेंस्ट गए, तो उसके खिलाफ आपने किया नहीं सर, वो उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया। मतलब ये तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर अपने इलाके के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलना है सूबे के और अपने इलाके के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए, इतनी रवादारी तो हमें होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्पेस दे सकें। आज हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। नहीं तो वो मुस्लिम लीग नून कहती है कि आपने जिस तरह इधर उधर से उधार मांग के अपनी पार्टी में कोई उधार तो कह रहे हैं ना, लोटा कोई उधार नहीं मांगता। मुझे कोई उधार मैं क्यों मांगूँ उधार? मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने मालिक हूँ, अपने अख्तियारात, अपने फैसलों। अली गौर साहब, ऐसा कुछ नहीं होता उधार मांगने वाला सिस्टम। ये तो आप पर क्यों नहीं पाबंदी है अली भाई? आप क्यों नहीं जाते? अगर मैं आपको दावत दूं उन्होंने PTI में आने के लिए, आप आएंगे? नहीं आना होगा तो आपको मेरी इजाजत की भी जरूरत नहीं है। जी अली साहब जी, आप जरा ऊंची बोलिएगा, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। वो कह रहे हैं कि अगर आपको PTI ज्वाइन करनी होगी तो इजाजत की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ज्वाइन कर लेंगे। हर कोई अपनी मर्जी से करता है सब कुछ। जी बिल्कुल, मैंने तो अपना मौकफ दिया है कि अगर ये अरकान पार्टी से बगावत करते हैं और जो कानून और ज़वाबित पार्टी के बारे में हमारे आइन में लिखे हुए हैं या हमारे असम्बली के कवानीन में लिखे हुए हैं, अगर ये उसकी वायलेशन करते हैं तो इनके खिलाफ जरूर जो हमारी पार्टी का आइन और कानून है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, अगर ये उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम जरूर एक्शन लेंगे। अगर इनको शौक है कि ये पार्टी से हट के जो है वो हुकूमत की हमायत करना चाहते हैं और असम्बली के अंदर जो भी लेजिस्लेशन होती है उसमें पार्टी के असूलों से हट अच्छा, अली साहब आप समझते हैं कि PTI की जानिब से ये तमाम तर कोशिशें की जाती हैं, आपके पार्टी अरकान को तोड़ा जाता है? हम इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ जाएंगे। अच्छा अली साहब, इंशाअल्लाह ताला जो अली साहब एक तो सवाल आप सुन नहीं रहे ना, आप सवाल तो सुन ले मेरा। हम तो ये जो इमरान खान ने लोटा क्रेसी खोली हुई है, जिस तरह से कि सेनेट में इनको कंप्यूटर में जो फीड करके दे दिया, जिस तरह से कि नैब न्यादी गठजोड़ के जरिए अली साहब गर्दियां बदल के जबरदस्ती PTI के टिकट दिलवाए इलेक्टेबल लोगों को, हम इन तमाम चीजों की जो है वो हौसला करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि किसी पार्टी में बहुत कम जरूरत होती है कि अपने पार्टी के लोगों को, सिटिंग मेंबरान को पार्टी से निकाल दे। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब एक मेंबर की जरूरत है तो मियां नवाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया कि उनके साथ सिर्फ वही लोग रहेंगे उनकी पार्टी में जो उनके वफादार साथी हैं। अली साहब मेरा सवाल भी तो सुन ले सर, मेरा सवाल भी सुन ले, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ऐसे लोगों को हमारी पार्टी की हरगिज़ जरूरत नहीं है जो चंद टकों और चंद मुराद के बदले में बिक जाए। अच्छा, अब आपने बात मुकम्मल कर ली है, मेरा सवाल सुन लें। क्या मोहम्मद जुबैर साहब को भी आपने नोटिस भेजा है? ये मोहम्मद जुबैर साहब जब उससे मिले आर्मी चीफ के साथ, तो आर्मी चीफ ऑब्वियसली एक ऐसा ओहदा है कि जिसके साथ वो मतलब है कि मिल सकता है किसी भी पार्टी का कोई बंदा। और पिछले दिनों हमारी पार्टी के लोगों ने मतलब है कि उनसे मुलाकात की, जिसमें तमाम सियासी पार्टी ने मुलाकात की और वो देखते हैं शुदा मुलाकात की। और जुबैर साहब के उनके साथ जाती ताल्लुकात हैं,
वो उस जुमरे में मिले और उसकी जुबैर साहब ने वजाहत कर दी। अगर पार्टी ये समझे कि इन्होंने पार्टी से छुपा कर मुलाकात की है तो वो नहीं अच्छा, करेंगे। इस लेकिन पे आपको पता है सवाल नवाज शरीफ साहब ने एक असूल वज़ा कर दिया है कि कोई बंदा भी पार्टी के अली साहब, एक तो आप मेरा सवाल नहीं लेते ना, मुझे आपसे शिकवा है, आप मेरा सवाल नहीं लेते हैं। मेरा सवाल तो सुन लें। एक एमपीए अगर अपने वजीर आला से मिले उसको पार्टी से निकाल देते हैं, और अगर एक जो है आपका सीनियर पार्टी लीडर वो जाके आपके बल्कि हल्फ से भी, जो आपका पार्टी का हल्फ होता है, उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हुए आर्मी चीफ से मिले, आप उसे नोटिस तक नहीं जारी करते। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ठीक है कंबर साहब, अब आपने सवाल किया है तो प्लीज मुझे भी वजाहत करने दे, मेरा भी जवाब तफसील के साथ सुनिए। जी जी। पहली बात तो ये है कि हमारी जो ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टी, और बिलखसूस अगर हम नून लीग की बात करें तो हमारी ऑपोजिशन के साथ हुकूमती सतह पर हुकूमत के साथ हमारे मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बातचीत होती रहती है, और उसका असूल और किन लोगों ने मुलाकात करनी है और किस टॉपिक पर बात करनी है वो हमारे पार्टी के लीडर और जो कायद हैं वो पंजाब में और मरकज में वो उस चीज को तय करते हैं कि कौन सा वफद जाएगा, हुकूमत के किन अराकीन से मुलाकात होगी। आपको पता है कि जब इमरान खान साहब ने दावत दी और पार्टी मीटिंग बुलाई कोरोना पे, तो शहबाज शरीफ साहब भी गए और अपना बिलावल साहब भी गए, और उनकी कम जरफी ये थी कि वो खुद अपनी बात करके उस मीटिंग से उठ के चले गए। हर चीज का एक तरीका कार है, लेकिन जो लोग पार्टी के मैंडेट मुस्लिम लीग का लेकर आए हैं, हमारी पार्टी के असूलों से इख्तलाफ करते हैं, हमारी पार्टी की लीडरशिप से इजाजत लिए बगैर मिलते हैं, तो उनकी हम रुकनीयत मंसूब करते हैं। तो वो जो जुबैर साहब गए, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पार्टी वाले चले, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक असूल वज़ा कर दिया। ठीक हो गया अली साहब, मैं बिल्कुल, आफ्ताब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक उन्होंने असूल वज़ा कर दिया कि उन्होंने। अली भाई सुन ले, अली भाई जलसे में नहीं खड़े हम यार, टॉक शो में मुझे भी बोलने का हक है। अली साहब, अब आपका मौका, मैंने बड़ा डिटेल से सुना है और बड़े लंबे लंबे आपको जवाब का मौका दिया है, और 2 कंसेक्टिव सवाल आप ही से किए। अब आफ्ताब साहब को जरा बोलने का मौका है। अभी मेरे दोस्त अली ने ये कहा कि जी हम मिलते हैं और हुकूमतों से मिलते हैं, पार्टी की इजाज़त से मिलते हैं, वो किसी असूल पे मिलते हैं, किसी बात पर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मुलाकातें हुई 4-4 घंटे की, वो पार्टी की इजाज़त से हुई और वो जाकर आर्मी चीफ से हुई। अब वो क्या इजाज़त मांग रहे थे, क्या रिलीफ मांग रहे थे, ये भी कुछ नहीं पता, लेकिन हुई 4 घंटे मुसलसल नवाज शरीफ के बारे में ही गुफ्तगू हुई, वो जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिक्र। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी इजाज़त से गए थे, तो इसमें कोई तो हर्ज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मिलना चाहिए, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है कि मिलना चाहिए। इसी तरह अगर कोई आपका एमपीए मिलता है वज़ीर आला से और अपने इलाके के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करता है तो उसको मिलना चाहिए। मुझे जैसे मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, तो इसी तरह पाबंदी, हमें सियासत में अपने दिल को वसी करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफाद को पहले देखना है, जो बात मुल्क के मफाद में हो उसको मुकद्दम समझें। आम हमारी ज़ाती जो मामलात हैं ना वो चलते रहेंगे, सियासत भी होती रहेगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, जुलेंगे भी, एक दूसरे के मसाइल भी सुनेंगे और उसको हल भी करेंगे। जो बात मुल्क के मफाद में उससे मुकद्दम जानना है, और आज हमने इसी टॉपिक पे बात की और डिस्कस किया क्या नवाज शरीफ साहब को वो बातें जो उन्होंने मीडिया के सामने की करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मुख्तलिफ ओपिनियंस थे और हम इस पर कोई राय कायम नहीं करेंगे और आप पर छोड़ेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या नवाज शरीफ को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। दोनों मौजूद मेहमान गिरामी का शुक्रिया।